अस्सलाम वालेकुम सरवत, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ओके, वंडरफुल। अच्छा, मैंने प्रेजेंटेशन शेयर की है। जरा स्क्रीन सही नजर आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। आर यू हियरिंग मी? मुझे आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, वी विल स्टार्ट। जी बिल्कुल। Assalamu alaikum. Welcome everyone. Thank you all joining us today's session. My name is Muhammad Hamid and I'm currently working as clinical pharmacy specialist in this hospital, Karachi. If you have any question during the presentation, please type them into the chat box. I will bring them up during the presentation if necessary. Or we will also have time for questions at the end of presentation. Now, without further delay, we will turn the time over to presenter. Today, our presenter is well known by most of us, Ma'am Sumaira Khan. She has done B.Pharm and recently finished her Master in Healthcare Quality and Patient Safety from Johns Hopkins University. She is also Diplomate of Pharmacy Leadership Academy. Along with that, she is certified professional in healthcare quality. She has an enormous experience around over 20 years in the field of pharmacy at various levels. Currently, she is working at Taba Heart Institute, Karachi, Pakistan. We welcome you, ma'am, for joining us and sharing your knowledge. One thing more over here that she is joining us
for the second time. Over to you, ma'am. Okay जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. Thank you for my introduction. So definitely pharmacy को तो मैं कहूँगी कि मेरा पैशन है, मगर उसके साथ साथ पेशेंट सेफ्टी और हेल्थ केयर क्वालिटी जो है वो मेरा इंटरेस्ट है, जो कि मैंने अपनी जो मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है, जब ज्वाइन कमीशन की जर्नी में मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा डेवलप हुआ और फिर मैंने सोचा कि आई थिंक आई शुड गो फॉर सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन। 2017 में फिर मैंने अपना CPHQ की सर्टिफिकेशन ली फार्मेसी डिपार्टमेंट में। आई वाज द फर्स्ट फार्मासिस्ट जो कि CPHQ सर्टिफाइड थी। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना ये मास्टर्स का कोर्स एक्सप्लोर किया जो मुझे मिला जॉन्स हॉपकिंस से। सो मैंने भी मई 2022 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और currently I am the first graduate from Pakistan जो कि पेशेंट सेफ्टी एंड हेल्थ केयर क्वालिटी में मास्टर्स है। सो पेशेंट सेफ्टी डेफिनेटली बहुत ब्रॉड टर्म है एंड आई एम हैप्पी कि जो हमारे फार्मासिस्ट हैं वो CPHQ को परस्यू कर रहे हैं, बिकॉज CPHQ जो है आपको आपके अंदर जो है एक किस्म की एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करता है कि रादर आप अपनी जो डे टू डे काम कर रहे हैं उसके अंदर आप कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है और फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट कि until and unless in any healthcare system or institution medication safety is not ensured, no one can ensure about patient safety। आप कुछ भी कर लें, क्योंकि जितनी भी जर्नी है किसी भी मरीज की जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, द मोमेंट वो हॉस्पिटल में ER में लैंड करता है, वहाँ से जब उसको मेडिकेशन स्टार्ट होती है उसके बाद उसने हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज रहना है, जितने भी दिन है उसने क्रिटिकल केयर रहना है, नॉन क्रिटिकल केयर रहना है, या कोई इंटरवेंशन होनी है टिल द डिस्चार्ज एंड टिल द फॉलोअप। जो एक की चीज़ है, जो इंग्रेडिएंट है जो उसके हेल्थ आउटकम को गारंटी करता है कि वो ठीक हो जाएगा, वो उसकी सेफ मेडिकेशंस हैं। तो एज ए फार्मासिस्ट पेशेंट सेफ्टी का कॉन्सेप्ट आप सबके अंदर करिए डेवलप होना, CPHQ में इंटरेस्ट होना और साथ में अपने हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से अपने आप को फेमिलियर करना और साथ साथ मेडिकेशन सेफ्टी को इंश्योर करना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और जब ये चीज़ें हम इंश्योर कर लेंगे तभी हम कह सकते हैं कि जो हमारा मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है वो सेफ है या हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट सेफ्टी एग्जिस्ट करती है। सो to move forward, अच्छा जी, आई हैव नथिंग टू डिस्क्लोज। ये वॉलंटियर एक्टिविटी है मेरी, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके मैं कोशिश करूंगी जो एलिमेंट्स मैं चाहूंगी कि जब हम ख़त्म करें अपना सेशन तो एक और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैं आपके अंदर ज़रूर डेवलप कर सकूं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसके उसको ब्रीफली तो मैंने आपको बता दिया है। और कुछ जो की टूल्स हैं रूट कॉज एनालिसिस और फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस की, इसके क्वेश्चंस जो हैं वो CPHQ एग्जाम्स में आते हैं। 2 या 3 सवाल तो मैंडेटरी है कि आएंगे ही आएंगे, तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो अगर हम इस पे बात करें एवोल्यूशन ऑफ पेशेंट सेफ्टी है क्या, पेशेंट सेफ्टी शुरू कैसे हुई और सडनली दुनिया को क्या पड़ी कि पेशेंट सेफ्टी के ऊपर बात करे और पेशेंट सेफ्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, इदारे बने रिसर्च के लिए, आपकी फंडिंग इनिशिएट हो। तो ये सारी की सारी जर्नी स्टार्ट हुई जब 1999 के अंदर एक बुक पब्लिश हुई टू अर्न ह्यूमन। टू अर्न ह्यूमन ने पूरी दुनिया को जो है स्पेशली जो नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड है उसको दिस बुक शुक द वर्ल्ड, क्योंकि इस बुक ने क्लेम किया कि अस्पताल में जो मरीज एडमिट होते हैं और जिनकी मोर्टेलिटी होती है ड्यू टू मेडिकेशन एरर्स या मेडिकल एरर्स वो बहुत ज़्यादा है एज पर अगर कोई जहाज़ क्रैश हो जाए। क्योंकि देखिए जितनी भी पेशेंट सेफ्टी का या
कॉन्सेप्ट उसके बाद जो डेवलप हुआ है, या लीन सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, लीन सिक्स सिग्मा इन हेल्थ केयर, ये सारा एविएशन इंडस्ट्री से हुआ है, क्योंकि सेफ्टी के ऊपर जितना ज्यादा काम एविएशन इंडस्ट्री में किया जाता है, आई डोंट थिंक सो कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा काम किया जाता हो सेफ्टी के लिए, क्योंकि उसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व होती है, और जहाँ ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व होती है तो ह्यूमन लाइफ एक प्रेशियस लाइफ है, जिसको आप किसी चीज से या किसी ऑब्जेक्ट से एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो उसको सिक्योर करने के लिए, उसको सेव करने के लिए इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की जाती हैं, प्रोसेसेस बनाए जाते हैं, फुल प्रूफ प्रोसेस बनाए जाते हैं, कि जब भी आपका मरीज या आपका जो आपका जो पैसेंजर इन 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 स्टेप से गुजरे, उसकी फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द एयरपोर्ट टू द लैंडिंग ऑफ द एयरपोर्ट जो है वो जर्नी सेफ हो। मगर जब इसका डेटा कलेक्ट किया गया स्टडी रन, तो पता लगा कि ये तो मेडिकल एरर्स की वजह से तकरीबन मोर देन 98,000 लोग जो है वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से बेइंतहा इस टॉपिक के ऊपर बात हुई, पेशेंट सेफ्टी के ऊपर डिस्कशंस हुई। हुकूमत ने यूएसए की इस पर फंडिंग रिलीज की, और फंडिंग रिलीज होने के बाद इसके ऊपर बकायदा इदारे बनाए गए, जिसमें आप कह सकते हैं कि AHRQ है, नेशनल क्वालिटी फोरम है, IHI है, जॉइंट कमीशन इससे पहले भी काम कर रहा था, मगर जॉइंट कमीशन की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा हो गई, क्योंकि बहरहाल अगर आप कोई भी हॉस्पिटल क्लेम करता है कि मैं बहुत अमेजिंग काम कर रहा हूँ, मैं बहुत जबरदस्त काम कर रहा हूँ, सो ये बायस्ड ओपिनियन है। अनटिल अनलेस कोई थर्ड पार्टी आके आपको वैल्यूएट नहीं करती कि आप कैसे काम कर रहे हैं, तब तक आप इस बात को इंश्योर नहीं कर सकते कि आपका एनवायरनमेंट सेफ है, या आप पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। तो जैसे कि ISO के ऑडिट्स होते हैं, वो ज्यादातर प्रोसेस के ऊपर फोकस होते हैं, मगर जो जॉइंट कमीशन के ऑडिट्स हुए, जॉइंट कमीशन के ऑडिट क्लिनिकल फोकस थे, और उसके अंदर उन्होंने प्रैक्टिस को मॉनिटर किया, स्टैंडर्ड्स बनाए, और जिन हॉस्पिटल ने उनको कंप्लाई किया उन्होंने उनको एक्रेडिटेशन दी कि आपका एनवायरनमेंट या आपका जो मरीज है वो सेफ है। तो ये सारी जर्नी जो है वो वहीं से स्टार्ट हुई, और जैसे मैंने आपको बताया कि मीडिया अटेंशन मिली, और आज जो हम बात कर रहे हैं CPHQ करने की, तो आप अगर कोई आपसे पूछे कि CPHQ आप कर रहे हैं, तो ये CPHQ का ख्याल कहाँ से आया, CPHQ स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो आप खुद टू अर्ज ह्यूमन पे जाना पड़ेगा। 1999 में जो बुक पब्लिश हुई थी, उस बुक की, उस डेटा की, उस रिसर्च की वैल्यू से आज सारी दुनिया के अंदर पेशेंट सेफ्टी के ऊपर इतनी बात की जाती है। Healthcare organizations as complex system. For the leadership team to be informed as an agile in the pursuit of excellence, they must understand the concept of the organization as complex system, leadership, culture, strategic planning, change, innovation and creativity. देखिए, किसी भी हेल्थ केयर के अंदर, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, आप जिस भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, अगर आपकी हॉस्पिटल की लीडरशिप पेशेंट सेफ्टी को लेके सीरियस नहीं है, तो आप कुछ भी कर लें, आप कितनी भी एफर्ट्स कर लें, कोई भी काम कर लें, मगर आपकी सारी एफर्ट्स इन वेन जाएंगी अनटिल अनलेस आपकी हॉस्पिटल की लीडरशिप पेशेंट सेफ्टी को, पेशेंट मेडिकेशन एरर्स की रिपोर्टिंग को, डॉक्यूमेंटेशन को, जस्ट कल्चर को, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट पे बिलीव ही नहीं करती अगर, तो वो कभी भी जो है वो पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर सकती। और जहाँ तक हेल्थ केयर का मामला है, हेल्थ केयर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि जहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ रन कर रहे होते हैं, जहाँ पे हाई रिस्क सिस्टम भी है, मीडियम रिस्क सिस्टम भी है, और लो रिस्क सिस्टम भी है। हाई रिस्क सिस्टम कौन से हैं? हमारे ER हैं, हमारे कैथ लैब्स हैं, हमारे OTs हैं, हमारे क्रिटिकल केयर्स हैं, ये सारे हेल्थ हाई रिस्क सिस्टम्स हैं। जबकि लो रिस्क सिस्टम जहाँ हॉस्पिटल में बैठे हैं, वो हमारा परचेज है, ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस है, जहाँ पे डायरेक्ट ह्यूमन या पेशेंट सेफ्टी एंगेज नहीं होती। तो ओवरऑल दुनिया में जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, और जब भी आपको कॉम्प्लेक्स सिस्टम में काम करना है, तो सबसे पहला जो काम है उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए, पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, वो आपकी लीडरशिप है, वहाँ का कल्चर है। कल्चर क्या होता है? व्हाट इज कल्चर? कल्चर क्या है? जो मैं और आप मिलके बनाते हैं।
अगर मैं और आप आज से ये डिस्कशन, मैं एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आज ये बात कहना स्टार्ट कर दूं कि फार्मेसी में जितने भी मेडिकेशंस एरर्स होंगे उसको हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम अंडर द कारपेट छुपा लेंगे और हमारे नर्सेज से हम बात करके अपने एरर्स को रिकंसाइल कर लेंगे, मगर कभी रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये हेड ऑफ एज अ बीइंग अ लीडरशिप पोजीशन पे मैं एक कल्चर डेवलप कर रही हूँ कि मुझे दुनिया को ये दिखाना है कि हमारे फार्मेसी में सब काम सही होता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस पूरे प्रोसेस में जो है वो लीडरशिप की है, कल्चर की है। अगर लीडरशिप और कल्चर प्रो पेशेंट सेफ्टी होगा तभी वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट होगा, तभी वहां पे बाकी के लोग चेंज के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर बात करेंगे और क्रिएटिविटी के लिए की तरफ आएंगे। मैं जैसे इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बात करूं, अगर आपकी जो जो नंबर 1 मेडिकेशन एरर्स का रीजन है वो इस वक्त प्रिस्क्राइबिंग एरर्स हैं, इलिजिटिमेट राइटिंग है, डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग समझ ही नहीं आती। अगर हॉस्पिटल की लीडरशिप सेंसिटिव होगी, वो पेशेंट सेफ्टी को सीरियस लेगी, तो वो कहेगी कि हमें कंप्यूटराइज फिजिशियन ऑर्डर एंट्री की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे हमारे सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रिस्क्रिप्शन को एंटर करें और हमारे सारे एरर्स का मना। सो इसमें इस सब चीज़ों में आगे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, चेंज, इनोवेशन और क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। सो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में जो है वो हेल्थ केयर क्वालिटी की डेफिनेशन जो डिफाइन की है, द डिग्री टू विच हेल्थ सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ डिजायर्ड हेल्थ आउटकम्स एंड आर कंसिस्टेंट विद करंट प्रोफेशनल नॉलेज। ये उन्होंने कहने की कोशिश की है कि हमारे पास जो भी इस हेल्थ सर्विसेज के अंदर हमारे पास मरीज आते हैं तो डेफिनेटली वो किसी ऑब्जेक्टिव के तहत आते हैं। अगर आपके पास कोई मरीज ईआर के अंदर एडमिट हुआ है, डेंगू के साथ एडमिट हुआ है, तो डेफिनेटली उसका डिजायर आउटकम क्या है कि वो ठीक होके जाए, मगर वो कब तभी ठीक हो सकेगा जब प्रोफेशनल नॉलेज आप इस्तेमाल करेंगे। और प्रोफेशनल नॉलेज क्या है? वो बेस्ट प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? जो आपका लिटरेचर आपको सपोर्ट करता है। आप इंसानों के ऊपर अपनी प्रैक्टिस, या मैंने किसी से सुना था, या मुझे किसी ने कहा था, ये प्रैक्टिस आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जो भी उसका प्रोटोकॉल है, डेंगू का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है, अगर आप उस डोमेन के अंदर रहते हैं, इसको आप प्रोफेशनल नॉलेज कहते हैं, और आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को यूज करते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो पेशेंट का आउटकम है वो पॉजिटिव होगा और हेल्दियर होगा। ये जो CPHQ के अंदर एग्जाम के अंदर आपके जो सवाल आएंगे, वो आपके सवाल आ सकते हैं कि मुझे याद है कि मेरे पेपर में आया था 6 एम ऑफ हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट। ये आपको समझना होंगे और ये आपको याद भी होने चाहिए। सबसे पहला एम जो है वो सेफ है, अवॉइडिंग, इसकी एक्सप्लेनेशन है, अवॉइडिंग हार्म टू पेशेंट फ्रॉम द केयर दैट इज इंटेंडेड टू हेल्प देम। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताऊं कि आपके हॉस्पिटल में कोई मरीज एडमिट हुआ और आपने उसको बैड हैंड हाइजीन की वजह से जो कैनोला लगाया, तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया। अब मरीज को तो नहीं पता लगता, आप मरीज को तो नहीं बताते, मरीज तो बेचारा ऑलरेडी इतना सिक होता है, तो आप उसकी फैमिली को बोल देते हैं तबीयत खराब होगी, मगर आपको पता है कि ये जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है और हमारे जो हॉस्पिटल है उसके अंदर हैंड हाइजीन का डेटा ठीक नहीं है, और इस वक्त जो स्टाफ ने इसको यूज किया है, इसको जो कैनोला, उसने अपने हाथों को सैनिटाइज नहीं किया था, या जो हैंड हाइजीन का प्रोटोकॉल उसको फॉलो नहीं किया था, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ। तो आपके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि आप उसको अपने सिस्टम में रिपोर्ट करें। दिस इज कॉल्ड जस्ट कल्चर। जस्ट कल्चर क्या है कि जब आप फियरलेस होके अपने मेडिकेशन एरर को खुद रिपोर्ट करते हैं, सिर्फ इस इंटेंशन के साथ कि जब एरर्स रिपोर्ट होंगे तो उनको रूट कॉज एनालिसिस होगा, रूट कॉज एनालिसिस होगा तो कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जरूर बनाई जाएगी ताकि एरर बाद में रिपीट ना हो। हमारे पास बल्कि दुनिया भर के अंदर जस्ट कल्चर को फैलाने की कोशिश की जा रही है ताकि रिपोर्टिंग को इम्प्रूव किया जा सके। सबसे बड़ा खतरा, फियर जो होता है, कोई एरर रिपोर्ट कर दे तो उसको सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि उसके अगेंस्ट कोई प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा। कि अगर मैंने आज मेरे फार्मासिस्ट ने 3 एरर्स रिपोर्ट कर दिए, तो एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैं उसके अप्रेजल्स खराब कर दूंगी, मैं उसको प्रमोट नहीं करूंगी कि भाई तुम्हारी वजह से मुझे जाके जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी कि हमारा स्टाफ जो है उसको हैंड हाइजीन को फॉलो नहीं करता। तो इस खौफ और फियर को खत्म करने का नाम जस्ट कल्चर है। जस्ट कल्चर, जैसे मैंने आपको बताया, ये लीडरशिप से स्टार्ट होगा। ये लीडरशिप से स्टार्ट होगा जहाँ पे वो अपने नीचे वाले स्टाफ को इस बात को इंश्योर करेगा कि अगर आप कोई भी एरर
कोई नेग्लिजेंस, कोई भी गलत काम, कोई मेडिकेशन एरर, कोई एडमिनिस्ट्रेशन एरर होते हुए देख रहे हैं तो आप उसको सेल्फ रिपोर्ट करें। हाँ, आज ये मैंने पेशेंट को करते हुए मेरे साथ ये एरर हुआ था। उस एरर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि आपके ऊपर क्रेडेंशियलिंग की जरूरत है, हो सकता है उस वक्त वर्कलोड बहुत ज्यादा हो, एक स्टाफ जो है वो डबल शिफ्ट काम कर रहा हो। जब ये एरर्स रिपोर्ट होंगे, इनके बारे में बात होगी, तो ही कोई स्ट्रैटेजी बनेगी। जो पीक वर्किंग आवर्स के अंदर हमें मैन आवर्स चाहिए, ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और नेक्स्ट टाइम ये एरर रिपोर्ट नहीं होगा। तो सबसे पहला एनवायरनमेंट सेफ तभी हो सकता है जब हम सब जस्ट कल्चर को भी करें। तभी हम क्लेम कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है हॉस्पिटल का, डिपार्टमेंट का, यूनिट का, वो सेफ है, बिकॉज हम फियरलेस होके हम रिपोर्ट करते हैं। अगर हमारा कंसल्टेंट जो है वो हैंड हाइजीन को फॉलो नहीं करता, या वो कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता, तो नर्स में इतनी करेज है कि वो कह सके सर एक्सक्यूज मी, आपने अभी इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। जैसे आप ओटी के अंदर जाते हैं, वहां पर जो है टाइम आउट का प्रोसेस होता है। टाइम आउट का प्रोसेस ये होता है कि आपको मरीज के ऊपर सारी बातों को बताना पड़ता है, ये मेल है, ये किस प्रोसीजर से आया है, उसका राइट लेग का ऑपरेशन है, तो ये सारी बातें आपको रिपीट करनी पड़ती है बिफोर सेंडिंग द पेशेंट टू द ओटी। तो अगर आपको लगता है कि आपके फिजिशियन ने टाइम आउट सही से फॉलो नहीं किया, तो आपके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि आप उसको स्टॉप करें और उसको रिपोर्ट करें कि हमारा कंसल्टेंट जो है वो जो पॉलिसीज बनी हुई है उसको फॉलो नहीं करता। ये सब होगा तभी आप कह सकेंगे कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो सेफ है। नंबर 2 इज इफेक्टिव। इफेक्टिवनेस क्या है? प्रोवाइडिंग सर्विसेज बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड इसकी एग्जांपल मैं एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम की सूरत में आपको दे रही हूँ कि इस वक्त इरैशनल प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स की बहुत है। जैसे ही कोई मरीज आया, आपने फौरन से उसको 2 एंटीबायोटिक्स जो है उसको लगा दी। तो जब एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप इफेक्टिव वो कब होगा? जब हमें पता होगा इफेक्ट के उस मरीज को के कल्चर्स हुए हुए हैं, और कल्चर के अकॉर्डिंग हम अगर उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, और अगर हमें लगेगा कि इस मरीज को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है और हमने अभी इसको डी एस्केलेट करना है, तो ये सारी चीजें अगर हम किसी स्ट्रक्चर के तहत, किसी प्रोग्राम के तहत हम इसको फॉलो करेंगे, तो हमारा हमारा जो भी ट्रीटमेंट प्लान है वो हमारा इफेक्टिव होगा। जो मैंने आपको पहले बात की, साइंटिफिक नॉलेज, लिटरेचर बेस होगा। अगर आप किसी की कोई भी ट्रीटमेंट के अंदर कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन की मैं आपको बात कर रही हूँ, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंटेड है ये तरीके कि आपके पास अगर हॉस्पिटल में कोई मरीज एडमिट होता है, तो आप कौन से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे कि मरीज को हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन ना लगे। अगर आप अपनी साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए मरीजों को इलाज करेंगे, उनकी केयर करेंगे, तो डेफिनेटली जो भी आपका ट्रीटमेंट प्लान है वो इफेक्टिव होगा। नंबर 3 इज पेशेंट सेंटर्डनेस। पेशेंट सेंटर्डनेस आजकल ये टॉपिक क्वालिटी प्रोफेशनल्स में बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, और इवन इनफैक्ट सारी दुनिया का फोकस यही है कि आपका जो जितना भी केयर, आपका जो केयर है ना पेशेंट, अब पहले पेशेंट जो है वो साइड में होता था, और डॉक्टर और नर्स और फाइनेंस और ये सब सेंटर में होते थे, और आपस में, और बेचारा मरीज के ही साइड में होता था। मगर अब जो नया कॉन्सेप्ट है जो दिया गया है, जो सीपीएचयू कॉन्सेप्ट है, जो क्वालिटी पेशेंट सेंटर है, पेशेंट आपके सेंटर में होता है, और आप सबकी तवज्जो का मरकज जो है वो मरीज होता है। डॉक्टर आपको टाइम देगा, आपको सही इलाज देगा, नर्स का काम है कि उसको सही से हैंडल करे, फार्मासिस्ट का काम है कि एक फॉर्मुलरी के अंदर वो दवा शामिल करके रखे जो जो इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रेडीली अवेलेबल है। और जब भी हम उसको, स्पेशली जो पेशेंट सेंटर्डनेस में जो बात है वो ये है कि हम मरीज को ये खाली ये कहते हैं कि आपको ये दवा ऐसे ही खानी होगी। मगर अगर मरीज अगर आपसे कहता है कि मुझे ये दवा खाने में परेशानी है या मुझे खा के तकलीफ होती है, तो आपके अंदर इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि आप मरीज की बात को सुने, उसके ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करें। इस वक्त जो ज्वाइंट कमीशन की मैं आपको बात बताऊं, मरीज के पास ये राइट है कि वो अपने इलाज को रिफ्यूज कर सकता है। उसके पास ये राइट है कि अगर बेशक आपने पाकिस्तान के सबसे टॉप कंसल्टेंट से ओपिनियन लिया है कि इस आपकी किडनीज में स्टोन है और आपका प्रोसीजर होना है, मगर अगर वो ये कहता है कि मैं इस पे सेकंड ओपिनियन लेना चाहता हूँ, तो डॉक्टर आपको फैसिलिटेट करेगा कि आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पेशेंट सेंटर्ड केयर, कि आप उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करते, बल्कि उसकी विशेस, उसके फेथ को, उसकी एथनिसिटी की अगर कोई रिक्वायरमेंट है, आप उन सबको फुलफिल करते हैं, और तब आप कोई केयर प्लान करते हैं, उसको पेशेंट सेंटर्डनेस कहते हैं। टाइमली
टाइमली केयर अगर होगी तभी वो इफेक्टिव होगी और सेफ होगी। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि जब भी कोई सेप्सिस का मरीज ईआर के अंदर आएगा, विद इन 1 आवर उसको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मिल जानी चाहिए। आप मुझे बताइए कि अगर उसको विद इन 1 आवर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं मिलेगी तो क्या होगा। आप साइंटिफिक लिटरेचर खोल के पढ़ लीजिए, देख लीजिए, अगर हमने उसको विद इन 1 आवर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं दी तो देयर इज अ हाई चांसेस कि इट टर्न्स अप इनटू मोर्टेलिटी। टाइमली केयर बहुत जरूरी है। टाइमली केयर में डॉक्टर का विजिट भी है कि डॉक्टर से हम मरीज जो है बेचारे 2-2 घंटे आके डॉक्टर्स का वेट कर रहे होते हैं और डॉक्टर जो टाइम पे ही नहीं आता, तो उससे उसकी फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें उसकी बढ़ती हैं और ये सब उसके हेल्थ, नेगेटिव हेल्थ आउटकम के अंदर जो है वो डिलीवर होता है। सेम विद फार्मेसी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ओके अगर हम मेडिकेशंस की बात करें फार्मेसी के अंदर, आपका मरीज आपका दवा लेने आया है और दवा लेने का कोई आपने अगर टाइम ही मुतय्यन नहीं किया तो आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी सर्विस को कैसे क्वांटिफाई करेंगे। जैसे कि हमारा आउट पेशेंट के अंदर फार्मेसी का सर्विस टाइम है कि विद इन 6 मिनट्स जो है हम आने वाले मरीजों को दवा दे देते हैं। जब आप अपने दिमाग में कोई चीज़ क्वांटिफाई कर लेते हैं तो आप अपनी प्रोसेस को एफिशिएंटली या कोई प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं। और अगर आप देखते हैं कि आपका 90% मरीज, अगर जो है आपने कोई बेंचमार्किंग करनी होती है कि अगर 90% मरीज आपका विद इन 6 मिनट्स नहीं फारिग हो रहा, तो आप देखते हैं कितने मरीज ऐसे थे जिनको 10 मिनट लगे और 20 मिनट लगे। जिनको 20 मिनट लगे तो उनके आप फिर रीजनिंग करते हैं कि इनको क्यों लगे, क्या फॉर्मुलेटरी दवा अवेलेबल नहीं थी या वेरा सोप को मंगानी पड़ी या कोई इंटरवेंशन थी। उससे आपको अंदाजा होता है कि आपकी सर्विस कैसी है। सो टर्न अराउंड टाइम की बहुत वैल्यू है। दुनिया भर में डिस्चार्ज के ऊपर बहुत काम हो रहा है कि अगर डिस्चार्ज डिले होता है तो उसकी वजह से पेशेंट्स की शिकायतें, कंप्लेंट्स बढ़ती हैं और उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, उसकी एंजाइटी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें टाइमली फैशन में होनी चाहिए। एफिशिएंट, अवॉइडिंग वेस्ट, इंक्लूडिंग वेस्ट ऑफ इक्विपमेंट, सप्लाईज, आइडियाज, एनर्जी। हमने आज तक ये सुना है कि जैसे भी हॉस्पिटल में कोई वर्कलोड बढ़ा है, कोई काम हुआ है, हम सबसे पहले कहते हैं जी 2 बंदे और ले लो। आप यकीन कीजिए, एडिंग मोर पीपल टू एनी बिजनेस प्रोसेस विल नॉट हेल्प यू आउट, क्योंकि जब आप 2 लोगों को ऐड करते हैं किसी भी प्रोसेस के अंदर विदाउट डूइंग द स्टडी, तो आप अपनी लाइबिलिटी को और बढ़ाते हैं। 2 बंदों का मतलब है आपको उनकी सिक कॉल मैनेज करनी है, उनकी बैकअप मैनेज करना है, वो कंटिन्यूसली रिजाइन करके जाएंगे तो उनके पास नई हायरिंग करनी है। तो दुनिया भर में जो नया तरीका है कि सबसे पहले आप अपना बिजनेस प्रोसेस रिव्यू करें, अपने प्रोसेसेस को देखें। आप जो भी काम कर रहे हैं उनकी प्रोसेस फ्लो चार्ट, डेफिनेटली आपके जो क्यूआई टूल की जो क्लास होगी उसमें कोई को आपको पढ़ाएगा ये बात। प्रोसेस फ्लो बनाए जाएंगे, प्रोसेस फ्लो बना के आप देखेंगे आपका किस स्टेप पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है, उस स्टेप पे आप कोई ना कोई एफिशिएंसी, कोई ना कोई इंटरवेंशन करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे। तो हायरिंग अ पीपल शुड बी द लास्ट ऑप्शन। और जब हम इन चीजों को देखते हैं, और मैं आपको अपनी पर्सनल तजुर्बे से बता रही हूँ, दबा हार्ट के अंदर हमने जो है वो जब डिस्चार्ज फार्मेसी स्टार्ट की तो उस वक्त हमने कहा हमें एक फार्मासिस्ट और एक टेक्नीशियन चाहिए, मगर हमने बिजनेस प्रोसेस रिव्यू के तहत हमने इसको रिव्यू किया। जब हमने रिव्यू किया तो हमें अंदाजा हुआ कि हमने जब हमने अपनी टाइमिंग को थोड़ा सा आगे पीछे किया तो हमें 2 फार्मासिस्ट जो है वो हम अपने ही करंट रिसोर्स में से हमने उसको स्पेयर कर लिया। तो बिजनेस प्रोसेस रिव्यू इज अ न्यू टर्म, और कभी भी जो है वो आपको एफिशिएंटली काम करना है। यू डू नॉट डायरेक्टली गो फॉर इट कि आपको नए लोग चाहिए, ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, और ये आपकी जो हायर मैनेजमेंट होती है उसको अप्रूव भी नहीं करती। तो ऑलवेज जो है वो आप स्मार्ट तरीके से लेके चले। इक्विटेबल केयर का मतलब ये हुआ कि चाहे मरीज आपका प्राइवेट विंग में हो, चाहे वो जनरल वार्ड में हो, जो केयर है उसकी वो स्टैंडर्डाइज होगी। स्टैंडर्डाइज केयर में क्या चीजें आ गई कि उसको जो जो डॉक्टर की तवज्जो मिलेगी वो सेम मिलेगी, जो नर्सिंग केयर है वो सेम है। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल का प्रोटोकॉल प्राइवेट विंग के अंदर किसी वीआईपी मरीज के लिए एप्लीकेबल है तो एक जनरल वार्ड के मरीज के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है। दवाइयां अगर 45 मिनट्स के अंदर स्टैट ऑर्डर प्राइवेट विंग में जाएगा तो स्टैट ऑर्डर 45 मिनट्स में जनरल वार्ड में भी जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक तो एक्सेस और जो जो केयर है वो स्टैंडर्डाइज हो,
दिस इज द एक्यूटेबल केयर। और ये जो है वो 6 एम्स ऑफ हेल्थ केयर है। अगर किसी को भी इस बारे में कुछ सवाल करना हो तो आप लिख लीजिएगा, मैं लास्ट में आप लोगों को उसका आंसर कर दूंगी। जो जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है पेशेंट सेफ्टी के वो मेडिकल एरर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बुक पब्लिश हुई उसमें सबसे ज़्यादा जिक्र ये हुआ कि अस्पताल में जो मरीज है वो अपने पैरों से चलता हुआ आता है, मगर जो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन उसके साथ जो मेडिकल एरर्स होते हैं उसकी वजह से डेथ्स हो जाती हैं, या कोई सेंटिनल लेवल हो गया, उसकी कोई उसको कोई रिएक्शन हो गया, उसको कोई एडवर्स इफेक्ट हो गया, या उसकी किसी ऑर्गन को एम्पिटेट करना पड़ गया, तो ये सारे मेडिकल एरर हैं। और जितनी भी मैंने आपको बताया जो पेशेंट सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है कि इनफ लिटरेचर मौजूद है, अगर हम उसको सेफ और इफेक्टिव तरीके से लेके चलेंगे और जो साइंटिफिक एविडेंस के तहत हम केयर करेंगे तो कभी भी हॉस्पिटल में मेडिकल एरर्स नहीं हो सकते। मेडिकल एरर इज अ प्रिवेंटेबल एडवर्स इवेंट ऑफ अ मेडिकल केयर, whether or not it is evident or harmful to the patient. फॉर एग्जाम्पल इम्प्रॉपर ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन क्यों हो जाती है? क्योंकि आप अगर मरीज के बेड नंबर के हिसाब से अगर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, पता लगा जब आपने ऑर्डर किया तो उस वक्त एक्स मरीज था, जब वाई आया तो एक्स मरीज आया और आपने कहा ये तो B6 बेड नंबर पे आपने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो डेफिनेटली मेडिकल एरर होगा। तो अगर इसलिए कहा है कि जब भी आप हाई रिस्क मेडिकेशन एंटर करेंगे या प्रोसीजर में जाएंगे, आप 2 वेरीफायर्स को यूज करेंगे, 2 दफा मरीज को वेरीफाई करेंगे, एक उसका नाम और उसका मेडिकल रिकॉर्ड नंबर। सेम मिस डायग्नोसिस, बहुत सारी चीजें हैं आपके मरीज को आप प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसकी सिचुएशन जो एग्रेवेट हो जाती है और वो लैंड कर जाता है ER के अंदर, या उसका लेंथ ऑफ स्टे बढ़ जाता है। अंडर एंड ओवर ट्रीटमेंट, सर्जिकल इंजरीज, रॉन्ग साइड सर्जरीज, suicides, restraint related injuries or deaths, falls, burns, pressure ulcers and mistaken patient identity, जो मैंने आपको बताया, ये सारी फॉर्म्स है मेडिकल एरर्स की। और बहुत लिटरेचर अवेलेबल है ऑलरेडी कि ये एरर्स कैसे होते हैं और इनको प्रिवेंट कैसे किया जाता है। एडवर्स इवेंट, एनी इंजरी कॉज्ड बाय मेडिकल एरर, जो मैंने कहा अगर ये मेडिकल एरर्स जितने भी हुए हैं अगर आप इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो यकीन जानिए कि आप कभी अपने हेल्थ केयर को नहीं कह सकते कि सेफ हेल्थ केयर है। जो CPHQ का कोर्स आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ आप पेशेंट सेफ्टी के एडवोकेट बन जाते हैं और वहाँ आप जाके लोगों को सेशंस देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं कि आपसे जो भी जिस भी किस्म का एरर हुआ है आप उसे रिपोर्ट करें। खास तौर पे अगर कोई एडवर्स इवेंट है उसको रिपोर्ट करें। जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक उस एरर के ऊपर हम कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे और उसको नेक्स्ट टाइम प्रिवेंट करने से हम बचा नहीं सकेंगे। सेंटिनल इवेंट जिसमें किसी मरीज की डेथ हो गई हो, वो हॉस्पिटल आया, वो ठीक था, मगर हॉस्पिटल के अंदर उसके साथ कोई इंटरवेंशन हुई जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर सेंटिनल इवेंट, अगर सबको भी अब पता हो कि जो निश्वा का वाक्य है दैट वाज अ सेंटिनल इवेंट। वो बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी डायरिया के लिए, उसको कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट लगा दिया, उसकी डेथ हो गई। तो दिस इज अ सेंटिनल इवेंट एंड इट वाज प्रिवेंटेबल। नियर मिस, कोई भी एरर है आपने उसको होने से पहले अगर प्रिवेंट कर दिया, जिसमें डिस्पेंसिंग एरर है, जब आप डबल चेकिंग करते हैं आप बहुत सारे एरर्स को पकड़ लेते हैं, वो नियर मिसेस हैं। नियर मिस भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मैं आपको अपनी फार्मेसी की प्रैक्टिस बताती हूँ कि जब भी हमारे फार्मेसी में कोई डिस्पेंसिंग एरर होता है हम उसको सेल्फ रिपोर्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर हम उसको स्टडी करते हैं कि ये हुआ क्यों, क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर हमारे डिस्पेंसिंग एरर्स होते हैं वो लोकलाइक की वजह से होते हैं। फिर हम उसको पे कोई इंटरवेंशन करते हैं, या तो उस ड्रग को हम फ्लैग करते हैं, या फिर हम उसकी लोकेशन चेंज करते हैं, या हम उस फॉर्मुलरी का ब्रांड चेंज करते हैं। अब आप मुझे बताइए अगर नियर मिस रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो हम उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? रूट कॉज एनालिसिस और FMEA के सवाल मैंडेटरी हैं आपके आना। आपको इसके कॉन्सेप्ट खुद भी पढ़ने हैं, मैं तो बहुत थोड़ा सा बताऊंगी मगर आप उसको डीपली स्टडी कीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस भी यूट्यूब पे मौजूद हैं कि क्या होता है। रूट कॉज एनालिसिस जो है वो एक रिएक्टिव अप्रोच है। जब भी कोई एरर हो जाएगा, जब भी कोई हार्म हो जाएगा और हार्म होने के बाद जो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसको हम रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं।
नॉर्मली अगर आप कहें कि निष्पा का केस को अगर हम एग्जांपल ले लें तो डेफिनेटली इस हॉस्पिटल ने अपना रूट कॉज एनालिसिस किया होगा। रूट कॉज एनालिसिस में आप 5 वाइज को फॉलो करते हैं। व्हाई इट हैपेंड, व्हाई नर्स, क्यों नर्स ने नहीं देखा, क्यों ये दवा ऐसे पड़ी थी, वो आप 5 वाइज को फॉलो करते हैं और फिर डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर और इंटरवेंशन करते हैं। और इसके रिजल्ट के अंदर ये तमाम चीज जो होती है वो नॉन प्यूनिटिव होती है। अगर अगर इसके अंदर नेग्लिजेंस आइडेंटिफाई हो जाए कि गैर जिम्मेदारी का वो जानते बूझते जो है आपके स्टाफ ने नेग्लिजेंस की है, सिर्फ उस सूरत में आपको आपके खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन लिया जाता है, अदरवाइज आपके खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया जाता। फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच बिफोर एडवर्स इवेंट। जैसे कि आपने कोई भी आपका प्रोसीजर है, कोई भी प्रोसेस है आपका, आप उसको प्रोएक्टिवली देखिए कि व्हाट मे रॉन्ग, इसमें इसको कहें आपके डेविल्स एडवोकेट की तरह आप काम करते हैं और आप खुद से कहते हैं कि अगर इस दवा को मैंने फॉर एग्जांपल कि मैंने इस दवा को, ये तो लुकलाइक दवा है, अगर मैंने शेल्फ पे रख दिया तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें फिलिंग एरर हो सकते हैं, इसमें डिस्पेंसिंग एरर हो सकते हैं, ये हाई रिस्क हाई अलर्ट ड्रग के साथ मिक्स होकर जा सकती है, इससे डेथ हो सकती है। तो आपको खुद से ही प्रोएक्टिवली ऑप्शंस बताने होते हैं कि व्हाट मे गो रॉन्ग और उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजीज प्लान करनी होती है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट है, रिएक्टिव अप्रोच के और प्रोएक्टिव अप्रोच के। 6 एरियाज ऑफ पेशेंट सेफ्टी स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर, उसकी फैसिलिटीज, क्या वो सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करती हैं, क्या ऐसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर मौजूद हैं, क्या अगर आप किसी के बारे में बात करना चाहो तो सेफ डिस्क्लोजर का ऑप्शन मौजूद है। तो ये सारा आपका स्ट्रक्चर में आ जाता है कि आपके हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट और फैसिलिटीज कैसी हैं। इन्वायरमेंट में आ गया लाइटिंग, टेम्परेचर, नॉइस, क्योंकि अगर आप लिटरेचर को देखें तो अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा नॉइस होगी तो वो खुद ही एरर की तरफ ले जाएगा। मतलब नॉइस एक आपका फैक्टर हो गया, आप एरर करना नहीं, कोई भी इंसान सुबह उठ के हॉस्पिटल नहीं जाता 11 से 4 एरर करने, मगर उसको जो इन्वायरमेंट है आसपास का वो इतना अनसेफ है कि एरर हो जाएगा। जैसे कि बहुत कुछ फार्मेसीज या हॉस्पिटल में देखते हो बहुत कोल्ड होते हैं, वहाँ स्टाफ बेचारा कंफर्टेबल ही नहीं होता कि वो काम कर सके और वो कंसंट्रेट कर सके। कहीं लाइटिंग इतनी कम होती है कि आप लेबल्स ही सही तरीके से नहीं रीड कर पाते हैं। टूटी फूटी सर्फेसेस होती हैं जिसकी वजह जिसपे इंफेक्शन होने के चांसेस, चिप्स फ्लोर के ऊपर जो इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सेफ इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज, जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं बायोमेडिकल से, उन सब का जो है वो पीपीएम होना चाहिए कि आपके फ्रिजेस हैं वो सही काम कर रहे हैं, टेम्परेचर पे हैं, आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, आपके आईसीयू के इक्विपमेंट्स हैं, आपके वेइंग बैलेंस हैं अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं, और जितने भी आपकी इन्फ्यूजन पंप्स हैं, इन सब का सही होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये खुद एरर कर देंगे। और मैं आपको बताऊं जहाँ पुराने हॉस्पिटल के अंदर ऐसा हो चुका है कि जो इन्फ्यूजन पंप था वो वैलिडेट नहीं हुआ था, और जो डोज थी हमने पोटेशियम की जो बच्चे को दी वो उसने मिस कैलकुलेट की, और क्योंकि वो इक्विपमेंट वैलिडेटेड नहीं था उसकी वजह से एक सेंटिनल इवेंट हुआ। तो जितने भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं उनका वैलिडेट होना बहुत जरूरी है। और सेफ प्रोसेसेस जैसे मैंने आपको कहा है, इंक्लूड द असेसमेंट ऑफ whether redesign would improve। अगर आपके पास कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ पे जाके आप ये सारी चीज़ों का जिक्र कर सकें कि आपके पास कोई भी चैलेंज आ रहा है, टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके पास जो है वो शिफ्ट इतनी ज़्यादा लंबी है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो कोई ना कोई आपके पास ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जहाँ आप इन सब चीज़ों को सेफली डिस्क्लोज कर सकें। इफेक्ट ऑफ पीपल, अगर आपके जो लोग हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, खासकर जो एम्प्लॉय का एटीट्यूड है ना वो बहुत मैटर करता है पेशेंट सेफ्टी के लिए। और ये जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट होगा लीडरशिप के साथ, वो नीचे से ड्रिल डाउन होता हुआ नीचे तक आएगा, मगर अगर सबसे पहले लीडरशिप का एटीट्यूड ही नहीं है तो मरीज का भी एटीट्यूड नहीं होगा। मोटिवेशन, अगर कोई कोई भी स्टाफ को पेशेंट सेफ्टी का कोई इनिशिएटिव लेता है या उसमें कोई सेफ्टी का काम किया, इट शुड बी अप्रिशिएटेड अमंग ऑल द हॉस्पिटल कि ये हमारा सेफ्टी चैंपियन है। उनकी एजुकेशन के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत काम होना चाहिए।
उनको रीइंफोर्समेंट कंसल्टेंट से लेके हाउसकीपिंग तक जो है उन रीइंफोर्समेंट होना चाहिए कि उनके पेशेंट सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और लीडरशिप के कल्चर पे मैं आपको बात कर चुकी हूँ कि नॉन प्यूनिटिव होना चाहिए। अगर कभी भी आपको लगता है कोई एरर हुआ है, सो प्लीज डोंट गो आफ्टर अ पीपल। इंसान खता का पुतला है, टू अर्न इज ह्यूमन। अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में लोगों को हायर करके फायर करके देख लिया, सब कुछ कर लिया, फिर एरर हो गया, देन दे रियलाइज कि हम बंदा ठीक नहीं कर सकते मगर हम प्रोसेस ठीक कर सकते हैं। तो पेशेंट सेफ्टी में जो की है, अगर आपसे सवाल आता है आपके पास कि आपके पास से एरर हुआ, आपने इसको स्टाफ को फायर कर दिया, दूसरा सवाल आया है कि आपने प्रोसेस को इम्प्रूव किया, तो जो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट है वो सही आंसर है कि आपने हमेशा अपने प्रोसेस को ठीक करना है। आपके जितने सेफ प्रोसेस क्रिएट हो जाएंगे, आपके एरर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्टाफ प्रॉपर्ली क्रेडेंशियल्ड है, ट्रेंड है, डबल चेकिंग, दवाइयों डिस्पेंस पर डबल चेकिंग का मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है आपका, और जब आपकी नर्स है वो भी ट्रेंड है कि वो भी दवा देने से पहले डबल चेक, जब ये सारी चीजें प्रोसेस में होंगी और सेफ प्रोसेस होगा तो आप यकीन करें एरर हो ही नहीं सकता। सो ऑलवेज वर्क ऑन द प्रोसेस रादर देन द ह्यूमंस। जैसे मैंने आपको बताया, पेशेंट सेफ्टी कल्चर मेंटेन करना होगा। अगर आप पेशेंट सेफ्टी चैंपियन बनना चाहते हैं, CPHQ करना चाहते हैं, आप एडवोकेट होंगे, आपको अपने हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजेशनल चैंपियंस को आइडेंटिफाई करना होगा जो सेफ्टी चैंपियंस हैं। आपको पेशेंट सेफ्टी की सस्टेन पॉलिसी एंड प्रोसीजर को बनाना होगा, KPIs बनने होंगे, पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम्स बनाने होंगे, मरीजों को उनके पेशेंट सेफ्टी, उनके डिसीजंस में आपको इन्वॉल्व करना होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता जब पेशेंट सेंटर में है कि डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसे दवा ऐसे ही खानी है। नो, आपको उससे भी पूछना होगा कि आपको दवा खाने में या आपको तरीका कार जैसा हम इलाज कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर वो कहता है कि मुझे इस तरह से नहीं, इस तरह से ज़्यादा सहूलत है, तो आपको अपना केयर प्लान को मॉडिफाई करना होगा। टेक्नोलॉजीज को आपको ऐड करना होगा। वी कैन नॉट, जिस तरह से हमारा हेल्थ केयर के वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो आप सिर्फ पेपर और कागज़ पे अपने आप को नहीं छोड़ सकते। आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, कंप्यूटराइज फिजिशियन ऑर्डर एंट्री है, बारकोड है, इन सब चीज़ों को भी अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अगर आप समझते हैं कि आप पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो टर्शरी केयर है, जो 1000 बेड हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ तो ये मैंडेटरी है कि आपको इन इंटरवेंशन को अपने साथ ऐड करना चाहिए। अच्छा, जो ये सवाल है, मैं इस वक्त तो RPN कैलकुलेट आपको नहीं करवा रही हूँ, मगर आई एम श्योर जो आपके टूल्स का जो क्लास होगी उसके अंदर चीज़ आ जाएगी कि ये सवाल ज़रूर आता है CPHQ के अंदर। फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस का आपको RPN कैलकुलेट करना होता है, रिस्क प्रेफरेंस नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि हाई अलर्ट मेडिकेशंस की वजह से, वार्फरिन की वजह से जो है वो पेशेंट को जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है, तो अगर हमने उसकी काउंसलिंग और एजुकेशन नहीं की तो क्या होगा? तो देखिए, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस में ए है, रीजन एक है आपने मरीज को सही से काउंसलिंग नहीं की, लोकलाइज ड्रग दे दी, या डिस्चार्ज काउंसलिंग सही नहीं की, तो आप इसमें स्कोरिंग करते हैं, इसकी सिवियरिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और प्रोबेबिलिटी और डिटेक्शन कितना है, ये फिर नंबर्स कैलकुलेट होते हैं। और जो हाईएस्ट नंबर होता है, तो आप कहते हैं कि ये हाईएस्ट नंबर हमारा ये कह रहा है कि अगर अगर डिस्चार्ज के वक्त मरीज की काउंसलिंग सही तरीके से नहीं की गई वार्फरिन की, तो उसको ब्लीडिंग हो जाएगी। तो आप कहेंगे हाईएस्ट नंबर 140 है, तो आप स्ट्रैटेजीज वैसे ही बनाएंगे, आप फार्मासिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे, आप नर्स को इन्वॉल्व करेंगे, और उसकी एजुकेशन के ऊपर आप काम करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से जो है फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस के RP नंबर कैलकुलेट होते हैं। अगला मैंने आपको RCA का बता चुकी हूँ कि ये रिएक्टिव अप्रोच में होगा। रॉन्ग साइड सर्जरी हो गई, फिजिशियन ने कर दी, उसके बाद फिर RC होगा, रिएक्टिव अप्रोच होगी। FA में ये क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है कि आप मरीज को लेने से पहले OT में आप उसका टाइम आउट करेंगे। अगर आपने टाइम आउट मिस किया और आपने गलत सर्जरी कर दी, तो आप फिर RCA की तरफ जाएंगे। जो अभी तक CPHQ में भी और जो अभी तक डॉक्यूमेंटेड है 10 पेशेंट सेफ्टी के जो टिप्स हैं, अगर आप उनको इंश्योर कर लेते हैं
तो आपके मरीजों में, आपके हॉस्पिटल में हार्म का एलिमेंट कम हो सकता है, जिसमें नंबर 1 सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल डिस्चार्जेस हैं, प्रिवेंट venous thromboembolism है, educate patient about choosing blood thinner safely, limit shift duration for medical resident and other hospital staff if possible, consider working with the patient safety organization. आपके हॉस्पिटल के अंदर कोई ना कोई patient safety का डिपार्टमेंट यूनिट होना चाहिए. Use good hospital design principle. Measure your hospital patient safety culture. मतलब आप हर साल अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक डेटा भेजते हैं और वो अनबायस होके इनोनिमस फीडबैक देते हैं कि हमारे हॉस्पिटल का कल्चर कैसा है. अगर आपका हॉस्पिटल का कल्चर का टोटल हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज ने जवाब दिया है वो रेड जोन में फॉल करता है, तो उसका मतलब है आपके हॉस्पिटल का सेफ्टी कल्चर ठीक नहीं है और आपको उस पर काम करने की जरूरत है. Build petty teams and rapid response system and insert chest tube safely. ये 4-5 इदारे हैं, इसको आप वेबसाइट करके भी आप गूगल भी कर सकते हैं. AHRQ है, ECRI है, जॉइंट कमीशन है, IHI है, NAHQ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल पेशेंट सेफ्टी फाउंडेशन है. ये सारी वेबसाइट्स हैं, ये सारी नॉर्थ अमेरिका के अंदर काम कर रही हैं और ये सब पेशेंट सेफ्टी के ऊपर काम करते हैं. ये KPIs बनाते हैं, ये इंडिकेटर्स बनाते हैं और CPHQ जो होते हैं प्रोफेशनल्स वो उनको हेल्प करते हैं. और अगर मेडिकेशन सेफ्टी का आप देखें तो ISMP को हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं या FIP को हम फॉलो करते हैं. टेक्नोलॉजीज का जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि ये मैंडेटरी हैं और आई एम श्योर आप जिस हॉस्पिटल्स में होंगे वहाँ आपको ये नज़र भी आ रहे होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है, कंप्यूटराइज्ड फिजिशियन ऑर्डर एंट्री है, कंप्यूटराइज्ड डिसीजन सपोर्ट है, जिसमें हम अप टू डेट माइक्रोमेडिक्स कहते हैं. जो मैंने आपसे कहा कि आपको जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी पड़ेगी. बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब है लिटरेचर है. अगर हमारे पास कोई दवा का डोज के लिए कॉल आती है कि इसकी डोज क्या है, तो हम फौरन से कंप्यूटराइज्ड डिसीजन सपोर्ट पे जाते हैं, अप टू डेट पे जाते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं और मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन डॉक्टर को पास ऑन करते हैं. बारकोड अगर हम कर लेते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड इन्फ्यूजन्स के इंसिडेंसेस कम हो सकते हैं, मेडिकेशन एरर कम हो सकते हैं, RFID है, स्मार्ट इन्फ्यूजन पंप्स हैं और IT बेस्ड साइन आउट सिस्टम्स हैं. रोल ऑफ CPHQ, ये 3 टर्म्स हैं, इसको भी आपको अंडरस्टैंड अच्छे से करना होगा और इसको लेके सवाल भी आते हैं. अंडर यूज, ओवर यूज एंड मिस यूज, ये 3 टर्म्स हैं जिसको CPHQ प्रोफेशनल को देखना होता है. अंडर यूज क्या हुआ? अंडर यूज इज व्हेन पेशेंट डू नॉट रिसीव बेनिफिशियल, मतलब वो एडमिट हुआ मगर जब वो डिस्चार्ज हुआ तो उसको आपने बीटा ब्लॉकर ही नहीं दी. बीटा ब्लॉकर नहीं दी तो उसको हार्ट फेलियर का पेशेंट को अगर आप बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे तो उसको मोर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे. मतलब आपके पास डॉक्टर भी अवेलेबल है, हॉस्पिटल भी है, नर्स भी है, मगर आप उसको दवा देना भूल गए. दवा भी अवेलेबल है, तो रिसोर्सेज आपके पास सारी हैं मगर आपका प्रोसेस वीक है जिसकी वजह से आपने उसको बीटा ब्लॉकर नहीं दी, तो ये अंडर यूज है. ओवर यूज would be when the patient undergo treatment or procedure from which they do not benefit. मतलब आप बिला वजह में उसको जो है वो एक्सरे करवा रहे हैं या अननेसेसरी टेस्ट करवा रहे हैं. जब अननेसेसरी टेस्ट करवाते हैं तो इसमें रिसोर्स यूज होती हैं. सबसे पहले कॉस्ट ऐड होती है पेशेंट की. उसके अलावा जो अगर हॉस्पिटल ने भी कोई चीज़ परचेज की है, रीएजेंट्स वगैरह हैं, वो सारे यूज होते हैं जबकि वो उसको एडवाइजेबल ही नहीं थे. Misuse is when patients receive appropriate medical service that are provided poorly, exposing them to add risk on preventable complications. इसमें मिसयूज में मैं बेहतरीन एग्जांपल तो मैं आपको एंटीबायोटिक्स की दे सकती हूँ कि ना उसकी कल्चर की रिपोर्ट आई है, ना उसके CBC उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है, मगर आपने डायरेक्ट उसको जो है वो 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन स्टार्ट कर दिया या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिए. तो ये मिस यूजेस हैं. मिस यूजेस हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जब हम किसी प्रोग्राम या स्ट्रक्चर के तहत कोई केयर हम मरीज को प्रोवाइड करेंगे. जो मेन रोल है CPHQ के, क्वालिटी इंप्रूवमेंट मैनेजर्स हैं जी, ये रिव्यू करते हैं, रिवाइज करते हैं, पॉलिसीज को देखते हैं. दे एस्टैब्लिश अ वर्क प्लान, मैट्रिक्स, डेटा कलेक्शन करते हैं और बेंचमार्किंग के तहत जो है वो अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करते हैं. क्वालिटी इंप्रूवमेंट मैनेजर में वर्क विद द क्वालिटी directors, committees and work group to drive desired outcome. Quality improvement managers work closely with IT professionals and healthcare informatics technicians to effectively track, analyze information to formulate strategies
ensure regulatory readiness and great quality outcomes. मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई एरर है, आपको पता है कि वार्फरिन जो है, अगर INR का रिजल्ट ना आया हुआ हो तो आप उसे इशू नहीं कर सकते, मगर वो INR का रिजल्ट पता लगा उसका 8 पे INR है, आपने उसको वार्फरिन इशू कर दी क्योंकि फार्मासिस्ट लैब देखना भूल गया, तो CPHQ क्या करेगा, IT के लोगों के साथ बैठेगा और उस पर हार्ड ब्लॉक लगवा देगा कि जब भी वार्फरिन की डोज जाएगी INR चेक करना जरूरी है, और फार्मासिस्ट और डॉक्टर INR देखेगा, उसको चेक बॉक्स लगाएगा, तब उसको नई डोज इशू होगी। तो इस किस्म की जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट की चीजें हैं वो CPHQ IT के प्रोफेशनल्स के साथ बैठ के सिस्टम इंप्रूवमेंट के लिए काम करता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं मैक्सिमम चीज़ों को आपकी कवर कर सकूं, तो अगर कोई सवाल हैं आपके तो आई बी हैप्पी टू आंसर। Okay, thank you, ma'am, for your valuable insight on patient safety. So with that, we will go ahead and take some time for questions. I think in the chat box there is no question. In audience, if you want any question, please welcome. या तो मैंने अच्छा समझाया या मैंने किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। I think there is no any question from audience side. Ma'am, is there anything else you wanted to share before wrap up? नहीं जी, मैं बहुत जो भी स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं CPHQ के लिए, मैं उनको विश करूंगी उनकी जर्नी बहुत अच्छी हो, और फार्मासिस्ट को जो है, जब आप CPHQ के लिए अपने आप को ट्रेन करते हैं तो आप बड़ा एनालिटिकल स्किल्स आपकी इंप्रूव होती हैं, आपका माइंड डेटा ड्रिवन होता है। तो आज से ही मैं कहूँगी कि जाएं, अगर आपके हॉस्पिटल में क्वालिटी डिपार्टमेंट्स हैं तो उनसे उनके डेटा लेना स्टार्ट करें, पूछना स्टार्ट करें कि हमारे पास हैंड हाइजीन का क्या डेटा है, हमारे पास क्लैप्सी के इन्फेक्शन का क्या रेट है, हमारे पास बेड फॉल्स का क्या रेट है, हमारे पास मेडिकेशन एरर्स अगर रिपोर्ट होते हैं तो हॉस्पिटल की कोई तो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होती होगी ना, तो जाके उसको लेना स्टार्ट करें, उसको पढ़ना स्टार्ट करें। तो ये मैं आपको बोलूँगी कि आज से अपने आप को एज ए CPHQ प्रोफेशनल के तौर पे इस इंफॉर्मेशन को लेके स्टडी करना स्टार्ट करें। There is one question in chat box. What is the main difference between medication error, adverse effect, and adverse event? Is there any form to report these? देखिए, अपने हॉस्पिटल्स के अंदर जाके देखें, ये तो CPHQ का काम है, ये तो आप लोगों का होमवर्क है कि जाके देखें कि आपके हॉस्पिटल में एरर रिपोर्ट करने का क्या मैकेनिज्म है। देखिए, मुझे पता है आखान में मौजूद है, तबा में मौजूद है, आई एम श्योर इंडस में मौजूद होगा, मुझे नहीं पता बाकी हमारे फार्मासिस्ट के हॉस्पिटल से हैं, मगर ये हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप खुद जाइए, बात कीजिए और रिपोर्टिंग को इंश्योर कराइए। नहीं तो आप समझते हैं, अपने घर से इस चीज़ को स्टार्ट करें। आप एक वॉलंटियर रिपोर्टिंग फॉर्म बनाइए, लिस्ट बनाइए, उसमें उसका फार्मासिस्ट का नाम ना लिखिए कि आज जो है वो लेसिक्स जो है 20 mg की जगह 40 mg डिस्पेंस हुई, सेल्स रिपोर्ट करें। अगर आपने उसको नियर मिस किया है, पकड़ा है आपने, उसको अपने पास लिखना स्टार्ट करें। अगर आपका नर्स ने आपके पास भेजा है, उसको आपने फिक्स किया, आप सिस्टम उसको ठीक तो कर देते, सही दवा डिस्पेंस तो कर देते, और उसको डॉक्यूमेंट करें। एक हफ्ते के अंदर अपने डेटा को रिव्यू करें, आप देखें आपकी फार्मेसी में किस किस्म के एरर्स हो रहे हैं। जब आपको पता लगेगा कि एक खास नौयत के एरर्स हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेसिक्स के एक महीने में, एक हफ्ते में 4 एरर्स रिपोर्ट हो गए, तो आपको सोचना चाहिए कि वाई इसी दवा के क्यों हो रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि कहीं हमने इन दोनों दवाइयों की सेम स्ट्रेंथ को साथ साथ तो नहीं रखा हुआ आगे भी। सो उसके बाद फिर आप उनको इंटरवेंशन करेंगे उसको चेंज करने की। अगर आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल सिस्टम है तो उसको यूज करें, सिस्टम नहीं अवेलेबल है तो डेवलप करें। बाकी मेडिकेशन एरर्स
3 किस्म के हैं, प्रिस्क्राइबिंग है, डिस्पेंसिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है। कोई भी दवा जो है वो साइड इफेक्ट जो डॉक्यूमेंटेड होता है उसको एडवर्स आप इफेक्ट कहते हैं, उसको भी रिपोर्ट होना चाहिए। अब तो ड्रैप की भी वेबसाइट आ गई है जहाँ पे ड्रैप भी इंकरेज कर रहा है फार्मो को विजिलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इन चीज़ों को आप उसको रिपोर्ट करें। Nobody Also shares asking annual report. about medication error, adverse event, adverse factor. देखिए इवेंट तो पूरा इवेंट उसका पूरा बैकग्राउंड भी शामिल हो जाता है ना कि हुआ क्या है एट फर्स्ट। इसको बाय डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो ओके जी। एडवर्स ड्रग इवेंट को अगर हम बात करें कि जैसे आपने ब्लड व्हेन समवन इज हार्म्ड बाय द मेडिसिन, जैसे कि आपने उसको वार्फरिन दी है और आईएनआर आपने उसका चेक नहीं किया, वार्फरिन दे दी उसको, तो वो ब्लीड कर जाएगा आपका, तो वो एडवर्स ड्रग इवेंट है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है वो डॉक्यूमेंटेड होता है, जो आपकी लिटरेचर के अंदर भी होता है ना कि आपको नोजिया होगा, हेडेक होगा, ये होगा, तो आप उसको भी रिपोर्ट करते हैं। तो इवेंट इज लाइक के आपका इंसुलिन आपने लगाई, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, आपने उसका चेक ही नहीं किया था, आपने उसका रैंडम ग्लूकोज चेक नहीं किया था। तो इस किस्म के जो एरर्स होते हैं वो एडवर्स ड्रग इवेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, बट दे ऑल शुड बी रिपोर्टेड। ओके, नोबडी शेयर एनुअल रिपोर्ट्स आइदर। प्रॉफिट्स को छोड़ दें, मगर अपने क्लिनिक से जाएं, पूछें मेडिकेशन एरर्स की रिपोर्ट नहीं तो मैं आपसे जो बता रही हूँ आप अपनी रिपोर्टिंग का सिस्टम बनाना शुरू करो बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है, फार्मेसी से शुरू करो। इतने डिस्पेंसिंग एरर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एरर आप लोग पकड़ेंगे, अगर आपके पास क्लिनिकल फार्मेसी का प्रोग्राम है अपनी इंटरवेंशन से, तो अपना खुद रिपोर्टिंग स्टार्ट करो और कहीं पीएनटीसी को या किसी चेयर को जाके बताओ कि ये हमने जो है ना अपनी रिपोर्ट बनाई और हमने इतने मेडिकेशन एरर्स को आइडेंटिफाई किया है, हमने अपनी इतनी इंटरवेंशंस की हैं। तो यही तो रोल है सीपीएचक्यू का। Okay. Okay, ma'am. I think we are good for now. Thank you, everyone. It was a very great pleasure being with you all being today, and we have come to the end of our webinar. I would like to thank everyone who made the webinar possible, and I thanks to Ma'am Smera for his presentation. Thank you again for joining us today. We will see you next time, inshallah. Thank you very much.